आइए दोस्तों, हम लोग आज हिस्ट्री का क्लास चालू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग आज एनसीईआरटी हम चालू करेंगे हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में एनसीईआरटी क्लास 9 आज हम लोग चालू करेंगे, देखेंगे। क्लास 9 में सिलेबस हम लोग पहले देख लेते हैं। फ्रांसीसी की क्रांति के बारे में जानेंगे। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो 5 चैप्टर क्लास 9 में है हिस्ट्री का। और यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीय विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, ये है 10th में। इस तरह से 10th 11th सभी हम लोग देखेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। आइए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 9 का। आज से हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारा लेसन 1 है फ्रांसीसी क्रांति, इसमें पहले जो शब्दावली है पहले हम लोग देख लेंगे। एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी की बुक है और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और शब्दावली है विद्रोह। विद्रोह मतलब होता है बिना कोई प्लान करके हिंसा या उपद्रव करना। बिना कोई प्लान के अगर हिंसा किया जाएगा तो उसे हम विद्रोह कहेंगे। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो प्लान बना के धीरे धीरे कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, उस तरह से हम कह रहे हैं तो स्वतंत्रता संग्राम हो। और क्रांति कहते प्लान करके यदि कोई बदलाव अचानक हो जाए उसे हम क्रांति कहेंगे। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम कारण देखेंगे, इसका शुरुआत कैसे हुआ, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र की स्थापना, क्रांतिकारी के प्रभाव महिला पे, दास पे, जनसाधारण पे। तो राजतंत्र क्या है? राजा के बेटा ही जब राजा बने तो उसे हम राजतंत्र कहेंगे। निरंकुश राजतंत्र, राजा जो कह दिया वही सर्वमान्य है, उसे हम निरंकुश राजतंत्र कहेंगे। अब आते हैं संवैधानिक राजतंत्र। कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएगी। नेक्स्ट, गणतंत्र, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं उसे हम गणतंत्र कहेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, दार्शनिक थे और आर्थिक कारण। आइए फ्रांसीसी क्रांति के हम लोग सामाजिक कारण के बारे में जानेंगे। तो 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। प्राचीन राजतंत्र समाज प्लस संस्था। समाज जो था स्टेट में विभाजित था। समाज जो था स्टेट में विभाजित था। स्टेट का मतलब होता है सत्ता और सामाजिक हैसियत में विभाजित था। प्रथम स्टेट जो था उसको पादरी कहते थे, द्वितीय स्टेट को हम कुलीन कहते थे, तृतीय स्टेट को हम सर्वसाधारण वर्ग कहते थे। तो पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण 3 स्टेट था। फ्रांस के समाज विशेषाधिकार प्राप्त था और सर्वसाधारण था। विशेषाधिकार जिसको कहते थे, कर नहीं देते थे वे लोग। प्रथम स्टेट जो पादरी लोग और द्वितीय स्टेट सामंत और कुलीन, एक क्या थे तो एक सरकार को कर नहीं देते थे। और सर्वसाधारण जो लोग थे वो तृतीय स्टेट में आते थे, वो सर्वसाधारण थे जो कर देते थे सरकार को। अब आते हैं पादरी। पादरी जो था टाइथ नामक धार्मिक कर भी लगाता था पादरी। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता प्राप्त करना था। नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक कारण क्या था। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लुई 14वां 1643 से 1715 तक शासनकाल 72 वर्ष तक रहा। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून है। लुई 14वां ही कहा था कि मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात ही कानून है। लुई 14वां का बुरवा वंश का राजा था। अधिकारी पद का वंशानुगत था यहाँ का अधिकारी पद। अब आएंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका फ्रांस का अधिकार था। उत्तरी अमेरिका में किसका अधिकार था? तो उत्तरी अमेरिका में फ्रांस का अधिकार था। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अमेरिका, 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था। 13 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था।
अब आते हैं इंग्लैंड बनाम फ्रांस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मज़ेदार क्लास है। अब देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 7 साल हुआ। फ्रांस का नेतृत्व लुई 14वां कर रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस का नेतृत्व लुई 15वां कर रहा था, लुई 15वां। नेक्स्ट है, इस युद्ध में फ्रांस की क्या हो गई, तो हार हो गई। इस युद्ध में फ्रांस की हार होती है 1700 देखेंगे यहाँ 1756 से 1763 में। लुई 15वां 1715 से 1774 तक रहा। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की तरफ से नेतृत्व किया लुई 15वां। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार होने के बाद फ्रांस 2 अरब लिबरे कर्ज में चला गया। तो 2 अरब का कर्ज में चला गया। बुर्बो वंश से संबंधित राजा था लुई 15वां। नेक्स्ट है लुई 16वां। लुई 16वां का कार्यकाल 1774 से 92 तक रहा। बुर्बो वंश से संबंधित ये भी था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बन गया 1774 में। तो 20 साल के वर्ष में लुई 16वां नाम था 16वां, और 20 साल में ये फ्रांस का राजा बना। इस जन्म वर्साय में इसका जन्म वर्साय में हो। विवाह, तो लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी मैरी आंतुआनेत से हुआ था। अमेरिकी क्रांति के समय लफायते के नेतृत्व में अमेरिका को सहयोग करने के लिए सेना भेजा लुई 16वां। इधर इंग्लैंड की तरफ से अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिका का खिलाफ कॉर्नवालिस सेना लेकर पहुंचा, परंतु इस क्रांति में इंग्लैंड हार गया। इनके समय फ्रांस पर 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे अब दार्शनिक जो है मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो। अब आता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने तो क्वेश्चन अगर पूछे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो मॉन्टेस्क्यू ने। इन्होंने राजा के दैवीय शक्ति का खंडन किया, मॉन्टेस्क्यू। अब आते हैं जॉन लॉक के बारे में। द क्रिटिसाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है रूसो। रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ। फ्रांस के क्रांति के समय वो फ्रांस आ गए थे। इन्होंने फ्रांस के क्रांति का आधार ऐसा तैयार किया कि कुछ लोग कहते हैं कि यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। इस तरह से किया रूसो ने कि लोग कहने लगे कि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो रूसो ने किया। नेक्स्ट है रूसो ने कॉमनवेल्थ, क्वेश्चन पूछे कॉमनवेल्थ का सिद्धांत किसने दिया, तो कॉमनवेल्थ का सिद्धांत रूसो ने दिया। इनका कहना था कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है। किसने कहा था, तो रूसो ने कहा कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीर से जकड़ा होता है। रूसो ने डिस्करेज ऑफ इनक्वालिटी नामक पुस्तक का भी रचना किया। डिस्करेज ऑफ इनक्वालिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं रूसो का आर्थिक क्रांति। फ्रांस के आर्थिक कारण क्या था। लुई 16वां के समय 10 अरब लिबरे का कर्ज फ्रांस पर हो चुका था। अब आते हैं टैक्स। टैक्स 2 भागों में था, एक टाइल में और एक टाइट में। टाइल और टाइट। टाइल क्या था, तो राजा प्रत्यक्ष रूप से जनता पर लगाता था। तो राजा जो डायरेक्ट रूप से जनता पर जो कर लगा दे उसे हम टाइल कहते थे फ्रांस क्रांति में। और धार्मिक कर था जो पादरी के द्वारा लगाया जाता था, वो था टाइद। अब आते हैं संस्था के बारे में। तो इसमें संस्था था पाल्मा और स्टेट जनरल। पाल्मा क्या था, तो राजा के साथ पादरी और कुलीन भाग लेते थे, और स्टेट जनरल था, इसमें तीनों स्टेट के लोग राजा के साथ बैठक में भाग लेते थे। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस की जनसंख्या। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था। 1789 में 2.8 करोड़ तक हो गया।
अब आते हैं जीविका संकट क्या है। जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन। लुई 16वां का आर्थिक सलाहकार तुर्गो नेकर कालोन था। 5 मई 1779 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी के बाद नहीं बुलाई गई। 1614 तक बुलाई गई, उसके बाद इसका बैठक नहीं बुलाया गया। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण, क्रांति की शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र की स्थापना और आतंक राज। तो एक क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।